हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स फेलिया वेयर वी फाइंड द बेसिक कॉन्सेप्ट अवर 11th फिजिक्स। हे वी स्टार्टेड क्लास 11th syllabus and now we will start or today we will start our new chapter that is gravitation हमारे लिए नया चैप्टर है कि somehow आप कह सकते हो कि 9th क्लास में हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो आज जो ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है और कौन कौन से लॉ जो हैं वो ग्रेविटेशन के अंदर आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, अगर आप उसको थोड़ा फन से समझेंगे तो ग्रेविटेशन को बढ़ाने से पहले बच्चे मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर दूँ कि आप उसको पढ़ने के लिए थोड़ा तैयार हो जाए। मेंटली प्रिपेयर इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई नया टॉपिक करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, फोर्स एक तरह का आप कह सकते हो पुश और पुल, जो भी किसी काम को अंजाम देने के काम आता है। तो आप ये कह सकते हो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट अ फोर्स, ये वो तरह का फोर्स है। अब फोर्स क्यों कर रहे हैं, किस लिए लगाया जा रहा है। तो बच्चे आपने कभी देखा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो घूमने वाला ऑब्जेक्ट है वो सेंटर की साइड कोई फोर्स लगाएगा और सेंटर जो है वो ऑब्जेक्ट की साइड है, क्वाइट ऑब्वियस। और ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अच्छे से पढ़ा। हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स की, हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन की, और क्यों हम ग्रेविटेशन फोर्स में सर्कुलर मोशन। तो बच्चे क्लियर फंडा ये है कि ग्रेविटेशन में बेसिकली हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स किस तरह से रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, और कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से सैटेलाइट को आप लॉन्च कर सकते हैं। यानी बेसिकली आप एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जहां पर हमें बेसिकली ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी कितनी होती है, व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशनशिप इन दिस। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज नथिंग बट अ फोर्स which acts upon the two bodies which present in this universe। यानी ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है जो कि इस यूनिवर्स में रहने वाले दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। आप मुझे वीडियो के थ्रू यहाँ देख रहे हैं, तो अगर हम देखें तो हम दोनों के बीच में, यानी आप जो देख रहे हैं और मेरे बीच में, हम दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या, इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट जहां भी रखे हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा एक आपने टर्म पढ़ी होगी ग्रेविटी। तो बच्चे यहाँ पर मैं दो टर्म आपको कंप्लीट बता देती हूँ, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। ये है ग्रेविटेशन फोर्स, या सीधा इसको ग्रेविटेशन लिख सकते हैं। ये टू बॉडीज के बीच में लगता है, ठीक है, टू बॉडीज इन यूनिवर्स। कहीं भी रखेंगे दो बॉडी यूनिवर्स में, तो वह उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। और ग्रेविटी वो फोर्स है बच्चे, ग्रेविटी भी हमारा क्या है, फोर्स ही है, बट उसमें से वो फोर्स कौन सा फोर्स है जो अर्थ लगाती है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी ग्रेविटी इज द फोर्स विच एक्सर्टेड बाय किसके, अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है कि ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है, और ग्रेविटेशन फोर्स वो होता है जो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, चाहे वो कितनी डिस्टेंस अपार्ट हो, तो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी क्या है, अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट हमारी ग्रेविटी हो, जैसे अगर है यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ, तो एक तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये पेन हो गया, तो ये इन दोनों के बीच में लगने वाला जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि 9th क्लास में जब आपने पढ़ा हो तो आप उसको समाओ एक जैसा ही समझते होंगे। तो दोनों फोर्सेस क्या है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, दोनों चीजें अलग अलग है। मैं थोड़ी थोड़ी आपको बेसिक से टर्म शुरुआत में बताऊंगी, फिर हमें जो इसका मेन पार्ट है वो करना है। तो सबसे एक हमारे पास टर्म होता है वेट। वेट क्या होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये है तो छोटा सा क्वेश्चन बेटा, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट क्या होता है, वेट होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें मास, देखिए बच्चे यहाँ मास और वेट दोनों चीज अलग अलग है। कई बार कहते हैं ना आपका वेट क्या है, वेट का मतलब वो अलग है। आप जब बैलेंस के ऊपर खड़े होते हैं या फिर वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो वहां अपना वेट दिखाते हैं,
अपना मास नहीं, ठीक है। तो वेट और मास में क्या डिफरेंस है कि वेट हमने पढ़ा हुआ है, वेट होता है W इज इक्वल टू mg। यहाँ पर m क्या है, मास है। मास जो है वो कि अगर मैं उसको उसको हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज वेट। इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास वेट हो जाएगा। और ये हमेशा वेट की डायरेक्शन क्या होती है, वेट यानी अब अर्थ आपको कितने अट्रैक्शन के साथ खींच रही है वो ही हमारा क्या होता है, वेट के बराबर ही होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो बॉडीज जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनके बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ग्रेविटी वो फोर्स है कि उन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अगर आपका अर्थ है तब आप उसको ग्रेविटी, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स क्या कहलाएगा, दैट इज ग्रेविटी। उसके बाद मैंने आपको बताने की कोशिश की है दैट इज वेट और मास, दैट डिफरेंट थिंग। अगर आपको मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, मान लीजिए आप कहें कि मेरा वेट जो है वो 50 kg है, तो वहां पर आपको ये आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ मास, तो यहाँ पर आपको ये W इज इक्वल टू mg दैट इज इक्वल टू 50 kg। जी की वैल्यू अगर हम 10 माने, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से माने, तो यहाँ पर हमारे पास मास की वैल्यू आएगी 50 डिवाइडेड बाय g दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ये केजी के बराबर है। वैसे वेट को हम केजी में नहीं, एक तरह का फोर्स ही होता है, इसको हम न्यूटन में भी देखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो हमारी बेसिक नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो वेट भी एक तरह का फोर्स है जो हमेशा कहाँ लगता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब बात आती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन की क्या जरूरत है। तो बच्चे हमने बचपन से लेकर आज तक यही सुना है कि हमारा सन जो है वो सेंटर में है और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हो कि अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो कौन से लो हैं जो इनको वेरीफाई कर रहे हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो इसके रिगार्डिंग हमें लॉज प्रोवाइड कर रहे हैं या कौन कौन से इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं, ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा बेसिक जो सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे पास वो न्यूटन वाली कहानी, बहुत सारे बच्चों से मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वो न्यूटन वाली कहानी क्या थी कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने एप्पल उनके ऊपर गिरा, एप्पल गिरने की वजह से क्या उनके दिमाग में क्लिक हुआ कि ये नीचे क्यों आया एप्पल, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने बताया, वहां से उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, यानी सिर्फ न्यूटन नहीं, उस टाइम वो बहुत सारी चीजों को स्टडी कर रहे थे और वो जो एप्पल का गिरना है उन सभी चीजों को वो क्या कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। तो उन सभी चीजों को एक लिंक प्रोवाइड जो किया उस एप्पल ने किया। सिर्फ एक एप्पल गिरने से उन्होंने सारी थ्योरी नहीं बनाई, सभी थ्योरी को लिंक किया किसने, एक एप्पल, ठीक है। तो इस चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अभी हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मैंने इसलिए आपको पहले बता दी कि ग्रेविटेशन है क्या। ग्रेविटेशन हमारे पास है, ये एक तरह का फोर्स है जो यूनिवर्स में लगने वाले दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो लगता है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है बेटा, उससे कह सकते हो एक दो स्टेप फर्दर ही यहाँ बताएंगे। देखिए बेटा, न्यूटन, इसको आप यूनिवर्सल लॉ या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ भी कर दे सकते हैं। तो इसने क्या कहा कि इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमने दो ऑब्जेक्ट मान लिए। अब इन दोनों के बीच में जो मास है, इन दोनों के बीच एक का मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस r हो, ठीक है। ये बोला न्यूटन ने, उन्होंने अपनी स्टडीज की और उसके बाद वेरीफाई किया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे बता रही हूँ पहले और फिर उसके बाद हम उसको सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला बच्चे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि साथ ही साथ आपकी चीजों को मैं बार बार बता भी सकूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, अट्रैक्ट कर रही है, कभी भी दो ऑब्जेक्ट आपस में रिपेल नहीं करेंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज
bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square distance between them. ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बट अभी आपको इसको 1 to 1 जो आपका वर्ड है उसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें हमें क्या बताया गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, दो बॉडीज के बीच में। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस r है उसका स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करें, देखिए यहाँ पर था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बोला गया कि यहाँ पर हमेशा क्या है, अर्थ जो है ग्रेविटी है जो हमेशा अट्रैक्ट करती है, कभी रिपेल नहीं करती, इसीलिए ये वर्ड लिखा गया अट्रैक्शन। बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है, लो दिया जाता है, उसका हर एक वर्ड जो है अपने आप में मीनिंगफुल होता है। वहां पर अपनी मर्जी से कोई वर्ड नहीं लगाते, तो वहां पर हर एक वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। तो यहाँ पर हमें अट्रैक्शन दिया है, दैट मीन्स ग्रेविटी जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square distance between them. क्लियर? अब इन दोनों को हम इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास m2, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है बेटा इसको हम रिप्लेस करेंगे g, दैट इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो हमारे पास हो गया फोर्स की वैल्यू, और जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू हमारी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यूनिवर्सल इसकी वैल्यू भी बताऊंगी आपको कि जी की वैल्यू क्या रहती है। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स से रिलेटेड है, और ये जो वैल्यू है यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइएगा, ये जो वैल्यू है हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए इसका नाम लिखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हमने डायमेंशन एनालिसिस में इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से निकाला हुआ है, इसकी यूनिट्स हैं वो बहुत अच्छे से निकाली हुई है, तो वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट निकालूं, यानी यूनिट ऑफ जी निकाले तो सबसे पहले यहाँ जी से लेगी एफ, जी इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। फोर्स को न्यूटन में करते हैं, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। और इसके बाद अगर हम यूनिट डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। डायमेंशन में हमने क्या निकाला था, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, दैट इज m-1 L3T-2। शायद यही होता होगा, ठीक है, फिर भी आप अपने आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने पढ़ने की कोशिश में हमने ये देखा कि न्यूटन ने हमें कहा कि इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो वो क्या है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना मास है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ के साथ वो डिपेंड करेगा उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस ही आपको क्या बताएगा कि आपके पास कितना आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है। और इसके बाद हम जो बात करेंगे दैट इज, हमने अभी इसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात की है और ग्रेविटेशन के बारे में किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, मैंने कहा था इसकी वैल्यू, तो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट ये निकाली थी ना, ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू हमेशा ये कांस्टेंट होती है, तो ये चीजें आप हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। देखिए बेटा, यहाँ पर हम कुछ अपनी स्पेशल केस भी कर सकते हैं। स्पेशल केस कैसे, कि हमने कहा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के।
ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाएंगे, यानी आर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये चीज समझ में, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए आपकी आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2r, यानी डिस्टेंस पहले r थी वो 2r के बराबर होगी, तो फोर्स में कितना चेंज है? आपने 9th क्लास में बहुत न्यूमेरिकल कर रखे हैं बच्चे। चलिए फिर भी पर यहाँ पर आपको इसके स्पेशल केस के अकॉर्डिंग यहाँ बता देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास जो r की वैल्यू है वो 2r के बराबर है, तो f की वैल्यू कैसे चेंज होगी? तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में दैट इज r स्क्वायर है, r की जगह 2r रखेंगे, 2r का स्क्वायर हो गया, तो ये जब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/4 g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यानी जितना डिस्टेंस है, ये तो 1/4 टाइम हो गया ना। प्रेजेंट अगर f था तो जब डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या हो गया, आपका फोर्स भी उतना ही कम हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी जब हम बात करें दो ऑब्जेक्ट पास में होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर वो दूर दूर होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ग्रेविटेशन की पावर बहुत कम होती है, नहीं तो हर एक बंदा दूसरे की ओर खींचा चला है। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की फॉर नेचुरल फोर्सेस बात की थी ना, हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके बारे में हमने बात की थी, तो वहां पर हमने ये कहा था कि ग्रेविटेशन फोर्स ना बच्चे वो बहुत वीक फोर्स होता है, वो होता जरूर है बट हमें वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, हम उसको फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास आर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। सिमिलरली अगर मास बढ़ जाए यानी अगर मास छोटा है तो फोर्स कम होगा, यहाँ से देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास बढ़ जाए, यानी मैं कहूँ हमारे पास मास हो गया 4 टाइम, m1 और m2 जो है वो 4m के बराबर हो गया, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना बच्चे, तो वहां पर तो 4 यानी 16 टाइम हो जाएगा। तो ये है कि मास जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। यानी अगर हम बात करें सन और अर्थ के बीच में, दोनों का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तभी उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, तभी वो है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हम ये भी पढ़ेंगे, कैपलर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है हमें जो प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बताया, हम आगे फर्दर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने बताया कि अर्थ के चारों तरफ किस तरह से चक्कर लगाता है, कितने टाइम के लिए लगाता है, कितना उसके एरिया स्वेप्ट आउट होता है, ये सारी चीजें हम भी पढ़ेंगे। यानी बेसिकली हम स्पेस के अंदर भी पढ़ेंगे कि सैटेलाइट किस तरह से लॉन्च होता है। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको रब करें और उसके बाद हम देखेंगे। हाँ, यहीं पर अभी एक बार बता देते हैं ताकि आपको थोड़ी, ये हमारा जो ग्रेविटेशन न्यूटन ग्रेविटेशन है वो एक सेंट्रल फोर्स है। पहली बात ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, अभी मैंने डायग्राम बनाया था, तो अगर आपने देखा है तो वो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट है, मैंने सेंटर से लाइन ड्रू की, यानी ये हमेशा सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन से ही होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको बाहर से कर देंगे यहाँ से ये डिस्टेंस नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, हमेशा सेंटर से एक्ट करता है। तो अगर अर्थ है ना, मान लीजिए अगर ये अर्थ है, ये सन है, तो इन दोनों के सेंटर से ही डिस्टेंस लगे, ना कि सरफेस से। तो पहली बात ये हमारा सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, दूसरी बात जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दूसरी बात है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकेंड वन है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या बताया है, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के बहुत न्यूमेरिकल कर रखे बच्चे हैं, तो हमने पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, जो पाथ डिपेंडेंट हो या ना हो। ठीक है, जो पाथ डिपेंडेंट ना हो, तो यहाँ पर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, यानी वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी, कहीं पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बीच में चाहे आयरन हो, बीच में चाहे वाटर हो, बीच में चाहे वैक्यूम हो, ग्रेविटेशन शुड बी द सेम। वो ग्रेविटेशन किसी मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करती और साथ में ऑब्जेक्ट के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये हमेशा सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ना ही मीडियम के मटेरियल पे डिपेंड करती है और ना मीडियम पे डिपेंड करती है, ना ही बॉडी के मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है।
बेसिकली ये हमारे पास एक प्योर तरह का फोर्सेस है, बट ये है कि जितनी दूर जाएंगे उतना ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती नजर आए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई। एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। 9th क्लास में आपने नहीं पढ़ा था, जो पिछला टॉपिक है वो 9th क्लास में आपने भले ही पढ़ लिया। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो 11th क्लास से रिलेटेड है। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म क्या है, क्योंकि हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा है कि वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने अभी अभी पढ़ा है, तो इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट है m2, इसका ऑब्जेक्ट इस ए पोजीशन पे है, ये बी पोजीशन पे, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम r मान लें। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में हमें दोनों के विद रिस्पेक्ट ये बताना है कि कितना फोर्स होगा। जैसे अभी हमने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्फीयर डिस्टेंस कितना, ये हमने अभी अभी शो किया है। अब हम वेक्टर फॉर्म से बताएंगे कि ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर लगाएगी। यानी वेक्टोरियल फॉर्म से कि इक्वल एंड अपोजिट हम सारी चीजें करके देखें वो किसके ऊपर कितना फोर्स लगाती है, और पहली वाली दूसरे पे कितना, दूसरी वाली पहले पे कितना लगाती है, और यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट न्यूटन लॉ मोशन को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे वेक्टर फॉर्म में बेसिकली हमें करना है कि डायरेक्शन ओरिएंटेड है, तो डायरेक्शन से रिलेटेड हम इसको किस तरह से, जैसे बच्चे ए बॉडी जो है वो बी बॉडी पर फोर्स लगा रही है F12। ठीक है, F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको किस तरह से पढ़ेंगे, पहले के ऊपर दूसरा कितना फोर्स लगा है। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास ये, यहाँ से अगर फोर्स लगाएगी F12 ड्यू टू 1, यानी आपके पास ये फोर्स क्या हो जाएगा F21। पहला जो फोर्स है एक हो जाएगा F12 और दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज F21। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस का भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी R12, और उसी तरह से ये हमारे पास होगी R21। इसको हम वेक्टर या यूनिट वेक्टर के टर्म में भी कर सकते हैं। ये वेक्टर आपने अच्छे से किया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होती है और वेक्टर क्या होती है। ठीक है, तो दोनों केसेस में हम कह सकते हैं कि जो है हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो रादर हम इसको यूनिट वेक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है बच्चे, ए और बी, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। ठीक है, वेक्टोरियल फॉर्म में देखें तो ए ऑब्जेक्ट जो है बी के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, वो होगा F12, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऊपर के ऊपर लगाएगा, वो हो जाएगा F21। ये दो तरह के फोर्स हो गए, तो आप इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, फोर्स ऑन 1 पहले के ऊपर दूसरा फोर्स लगा रहा है, यानी अपनी ओर खींच रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई। इसको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको एक दिक्कत ना हो इसको याद करने में। F12 यानी फोर्स ऑन ए, 1 अपना ए है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसका फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 भी कर सकते हो आप अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो ए के ऊपर बी कितना फोर्स लगा, तो बी खींचना है इसको, तो ये डायरेक्शन देखिए, ध्यान से देखिए बच्चे, इसे डायरेक्शन मैंने इस तरह से लगाई। ठीक है, दूसरी तरह से F21, अब दूसरे के ऊपर पहला कितना फोर्स लगा, पहला अपनी ओर खींचेगा ना, तो ये डायरेक्शन देखिए इसकी साइड होगी, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये चीज समझ में आई? अगर ये चीज समझ में आ गई ना बच्चों, फिर आराम से दूसरी चीज देखिए बेटा, R12 का मतलब क्या है कि B जो है वो A से कितनी डिस्टेंस है, यानी एक देखिए बेटा R12 और R21 दोनों चीज सेम है। ठीक है, दोनों यानी अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखी जाए तो ये हमारे पास R12 क्या है, R21 के ही बराबर है, क्योंकि A पॉइंट जो है वो B पॉइंट से अलग नहीं है, यानी उनके बीच में मान लीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो दोनों के दोनों क्या है 5 मीटर से एक अलग अलग नहीं होंगे। तो R12 और R21 की R तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो डायरेक्शन की बात, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, डिस्टेंस आप कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, और ये R21 क्या हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड में है और इसकी डायरेक्शन भी इस साइड, यानी अगर मैं R21 करूं तो पहले बी से शुरुआत करूंगी और ए पे खत्म करूंगी। तो फिजिकली देखिए बच्चे, फोर्स लग रहा है 2 पे, 1
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R21 इस डायरेक्शन में लग रहा है, R12 इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इनमें पुट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसके ऊपर हमारा जो फोर्स है वो किस तरह से लगेगा, G कांस्टेंट है, M1 M2 दोनों क्या है, मींस मास है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बच्चे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके अकॉर्डिंग देखिए ये फोर्स ऑन 1 जो पहला फोर्स है दूसरे के ऊपर लग रहा है, तो पहला फोर्स अगर दूसरे के ऊपर लगेगा तो वो हमारे पास कितनी वैल्यू देगा, पहले के ऊपर दूसरा फोर्स लगा है, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन कौन से आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन तो हमारे पास 2 1 के आएंगे। शुरुआत कहां से हुई है, वो शुरुआत हुई है पहले से, सॉरी दूसरे से, और आ कहां रहा है, पहले के ऊपर। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, देखिए फोर्स ऑन 1 पहले के ऊपर दूसरा कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की शुरुआत कहां से हुई है, वो तो 2 से हुई है ना, तभी तो 1 पे आके खत्म हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो 2 1 स्क्वायर और यहाँ डायरेक्शन कोसाइन 2 1 यूनिट है। ये चीज है हमारे बेसिक, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देखना है कि पहले के ऊपर दूसरा कितना फोर्स लगा रहा है, तो शुरुआत तो दूसरे से हुई है ना, तो डायरेक्शन यानी हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां से होगी, फोर्स की डायरेक्शन यानी डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो होगी R21, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आप बात करूं F12 करेंगे तो G कांस्टेंट, M1 M2 और इन डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर और R12 देखिए वर्बाइज है ना, फोर्स, सॉरी बच्चे यहाँ पे मैंने रूल से कर दिया 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या F फोर्स ऑन 2, यानी इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसके लिए डायरेक्शन तो यही है ना, इसकी कौन सी है R12, तो ये देखिए मैंने R12 लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास हो गया, यानी हम हमारे पास दोनों फोर्स आ गए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों फोर्स आ गए। तो बच्चे एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ पर R12 और R21 मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा था कि दोनों बराबर हैं, बट उनकी डायरेक्शन क्या है, दैट इज अपोजिट, एक लेफ्ट टू राइट लग रही है, एक राइट टू लेफ्ट लग रही है, तो ये इनकी डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए मैंने इक्वल लगा दिया, बट डायरेक्शन शो करने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको नेगेटिव कर दिया। तो अगर मैं ये नेगेटिव करूं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि F12 जो है वो किसके होगा, माइनस ऑफ F21, आप उसको उल्टा लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, बातें की होगी। देखिए यहाँ पे इसको रिलेट करना शुरू मत कर देंगे, मैंने यहाँ पे ऐसा था और यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। तो कई जगह पे इसको ऐसा भी कर रखा होगा बच्चे, यूनिट वेक्टर को खोल के, यानी यूनिट वेक्टर कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ये तो बन जाएगा यहाँ क्यूब और यहाँ पर ये हमारा सिंपल वेक्टर हो जाएगा। तो वहां कई जगह ऐसा भी कर रखा है, तो इसको अगर मैं खोल लूँ ना तो तुम्हारी सुविधा के लिए करा दूं, क्योंकि दोबारा से तुम्हारी क्योरी आएगी, तो मैं इसको R21 को अगर मैं खोलती हूँ तो हमारे पास आएगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय R21 क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा R21, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। हाँ, बेसिक फंडा क्या, F12 जो है किसके बराबर हो गया, F21 के बराबर, 1 2 2 मगर अपोजिट इन डायरेक्शन। Every action is equal to reaction but opposite in direction, पढ़ा है ना, every action is equal to reaction, हर एक एक्शन रिएक्शन के बराबर होगा बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऐसा हमने कौन से न्यूटन लॉ में पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन इज ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट मींस कि आपको ये सारी चीज विजिबल है, राइट। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किसको ओबे कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पे हमेशा स्ट्रिक्टली जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा। तीसरा, ये कंजर्वेटिव फोर्स को ओबे करेगा,
ठीक है। चौथा जो है आपके से कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके बाद ये मटेरियल के ऊपर, यानी बीच में अगर कोई भी मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, और जो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है उनके भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स और वेक्टर फ्रॉम द ग्रेविटेशन फोर्स। बच्चे एक चीज और ध्यान में रखिए कि जब हम वेक्टर फॉर्म में करें तो एक टाइम में एक ही फोर्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं जैसे मान लीजिए अभी इसके बाद मैं एक बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताऊं, वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप जो है एक टाइम में एक फोर्स को ही एक्ट करवा सकते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने वेक्टर पर एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी सुपरपोजिशन यानी बहुत सारी जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेमन तरीके से बताने की। मान लीजिए आप एक ग्रुप में 10 बंदे खड़े हैं, ठीक है। सेंटर में आपका टीचर खड़ा है, सेंटर में किसी कॉर्नर पे भी टीचर खड़ा है। उस ग्रुप के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, टीचर खड़ा है, तो हर एक बच्चा इंटरेक्ट करना चाह रहा है टीचर से। कई बार क्या होता है सारे इकट्ठे करते हैं, बट टीचर क्या कहता है वन बाय वन आप अपनी क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स भी उसी टीचर की तरह एक्ट करता है कि एक टाइम में एक बच्चे के साथ ही वो इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। बाद में जब प्रिंसिपल आके उससे पूछे कि हाँ व्हाट इज द परफॉर्मेंस, तो वो क्या करेगा, पहले बच्चे से जो इंटरेक्शन लिया प्लस दूसरे बच्चे से इंटरेक्शन लिया प्लस तीसरे से, इसी तरह से 10 बच्चों से जो इंटरेक्शन किया उनको सम अप करके वो किसको देगा, प्रिंसिपल को देगा। तो ये मैंने आपको लेमन तरीका बता दिया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक बॉडी पर, मान लीजिए एक बॉडी M है, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस जो है एक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है, ठीक है, M5 है, ये M6 है, सॉरी MN मास, ठीक है। एक मास के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो हम जब इन सबका टोटल करें, जैसे पहली बात करें M1 और M के बीच में क्या है, तो वही ग्रेविटेशन अगर फोर्स की बात करें तो हमारे पास इसको M नोट मान लेते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हम F01 की बात करेंगे तो जितना ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ये ऊपर लगाएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले वेक्टर फॉर्म करवाया। तो एक टाइम में मान लीजिए फोर्स F01 लगेगा, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा F01, और F01 किसके बराबर होगा, दैट इज G M1 M नोट, पहले M नोट मान M1 डिवाइडेड बाय R 0 नोट स्क्वायर R01 वेक्टर फॉर्म, ये किया था ना अभी, ठीक है। अब बात आती है कि दूसरा फोर्स कितना लगा है, तो इसका फोर्स क्या है 0 तो ये हमारे पास हो गया F02 की वेक्टर फॉर्म है, तो F02 क्या जाएगा G M नोट M2 डिवाइडेड बाय R नोट 2 स्क्वायर R नोट 2 वेक्टर। इसी तरह से हर एक जो है वो 1 बाय 1 करके इस मास के साथ अपना इंटरेक्शन करेगा, तो F3 भी आ जाएगा। मैं FM0N की बात कर रही हूँ, तो G M1 M2 डिवाइडेड बाय R नोट N स्क्वायर R नोट N आ गया। यानी क्या किया, ये बीच में मान लो वो मैंने टीचर का एग्जांपल लगाया था, हर एक स्टूडेंट से वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। पर हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बता रहा है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन ओनली वन फोर्स एक्ट जो है काउंटर बैलेंस होगा, तो एक फोर्स एक टाइम में होना चाहिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सभी फोर्सेस का जब टोटल फोर्सेस की बात आएगी तो सभी फोर्सेस को क्या किया जाएगा, अलजेब्रिक सम किया जाएगा। यानी अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, टोटल फोर्स F01 प्लस F02, इसी तरह F03 अप टू F0, जितने फोर्स लग रहे हैं उन सब का क्या कर दे, अलजेब्रिक सम कर दे, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग सम कर दे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको टोटल करूं, समेशन करूंगी, देखो सब में G है, M नॉट तो सब में है, तो G M नॉट बाहर निकाल लो, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, और चीज कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पर हमें सबकी वैल्यू लिखूंगा तो G M नॉट तो सब में आएगा, G यहाँ नहीं लिखना था, G M नॉट तो सभी के अंदर कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास G M नोट हो गया, और नीचे यहाँ लगेगा समेशन, यहाँ पर हमारे पास आ गया M I
I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और साथ में r कौन सा है, नोट तो हमारे पास रहेगा r नोट i, और यहाँ पर हो जाएगा नोट। तो ये मैंने थोड़ा जनरल फॉर्म से करने की कोशिश की है बच्चे कि हमारे पास किस तरह से आएगा, कि हमारे पास जो टोटल फॉर्म होगा वो किस तरह से आएगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि एक टाइम में एक फोर्स को काउंटर बैलेंस कीजिए, और तब जब बाद में सबसे लास्ट में आपको टोटल फोर्स की वैल्यू बताई जाए, पूछी जाए, तो आप क्या करें, 1 by 1 जितना किया उनको सबको सम अप कर दीजिए, न्यूमेरिकल करेंगे बच्चे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि वहां पर सिर्फ अगली थ्योरी की बात आ रही है कि सभी को इकट्ठा कीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, वही आपका टोटल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बताता है, एक नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर एक सिंगल पे, तो हर एक को 1 by 1 ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये हमारे पास इस तरह से 4 बनाना है, ठीक है। इसके बाद एक आता है बेटा शेल थ्योरम। शेल थ्योरम वैसे तो बेसिकली एनसीईआरटी बुक में लिखवाई गई है, वैसे 11th क्लास के जो बोर्ड के जो होता है ना, सीबीएसई बोर्ड की साइड जो आता है वहां पर शेल थ्योरम सिलेबस में नहीं है, बट वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी शेल थ्योरम के बारे में। शेल थ्योरम 2 तरीके की होती है बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। शेल थ्योरम सिर्फ ये बताती है कि अगर आपका जो पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कहाँ एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है शेल थ्योरम पहले जो पहला पार्ट है वो सिर्फ इतना बताती है कि आपके पास जो है कोई स्फेरिकल शेल हो, चाहे स्फेरिकल स्फीयर हो, अगर कोई भी पॉइंट, शेल और स्फीयर में आपको डिफरेंस पता है, शेल होती है अंदर से होल, ठीक है। तो ये हमारे पास शेल हो गई, ये होगी स्फेरिकल शेल, और एक होगा स्फेरिकल स्फीयर। तो मैं स्फीयर को कुछ इस तरह से लिख दूं, अगर कोई पॉइंट चाहे शेल के बाहर हो, मान लीजिए आर डिस्टेंस हो गया, ये इसकी रेडियस होगी और ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे शेल से बाहर हो, शेल से या स्फीयर से बाहर हो, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, यानी ये यहाँ पर जो पॉइंट P प्रेजेंट है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये टोटल स्फीयर, या इस पॉइंट के लिए टोटल स्फीयर जो है, इसके लिए शेल और इसके लिए स्फीयर हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा, वहां पर डायमेंशन नहीं मानी जाएगी। काइनेमेटिक्स में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है दो डेस्टिनेशन के बीच में हमेशा पॉइंट लगाते हैं हम, ठीक है। तो वहां पर हम उसका डायमेंशन मेंशन नहीं करते, हम वहां पे मेंशन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है तो दूसरा भी पॉइंट है, और वो पॉइंट कहाँ लेके लिया जाएगा, उसके सेंटर पे। तो पहली शेल थ्योरम ये कह रही है कि स्फेरिकल शेल है चाहे स्फेरिकल आपका स्फीयर है, अगर कोई पॉइंट उसके आउटसाइड होता है, तब उस केस में वो शेल या वो स्फीयर हमेशा कहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, उस सेल के सेंटर में या उस स्फीयर के सेंटर में। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेल के बाहर हो या स्फेरिकल स्फीयर के, स्फीयर और शेल में मैंने आपको बता दिया ये होलो होती है, ये सोलिड होती है, इन दोनों के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो शेल या स्फीयर हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, और वो पॉइंट कहाँ सिचुएटेड होगा, वो सेंटर ऑफ द स्फीयर या सेंटर ऑफ द सेल ट्रीट होगा, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो उसको आप एज अ सेंटर में रख के उसको सोल्व कर दो। अच्छा बेटा, सेकंड जो आपकी शेल थ्योरम, सेकंड शेल थ्योरम में ये बोला गया है कि आपके पास, देखिए ये तो बाहर की बात होगी, बाहर की बात होगी। अब अगर मान लीजिए ये शेल है, ठीक है, अब वो पॉइंट कहाँ हो, इसके सरफेस पे हो या इसके अंदर हो, या तो सरफेस पे हो या अंदर हो, तो उस केस में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, उस केस में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यानी वो शेल के अंदर आ गया ना, तो शेल के अंदर उसके ऊपर कोई भी फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। यानी शेल हो गया तो उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा। हाँ बच्चे, अगर स्फीयर हो गया ना, तो स्फीयर के अंदर उसको क्या काउंटर करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है, इसको आप सॉलिड स्फीयर मान लीजिए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसके बीच में प्रेजेंट हो गया, पॉइंट जो है इसके बीच में हो गया, तब वो इसकी जो डेंसिटी है उससे क्या करते हैं, उस
रिलेट करेगा, ठीक है। स्फीयर के अंदर क्या है, वो उसको रिलेट नहीं करेगा, बट जो आपका जो होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर है वो फोर्स जो है वो एक्ट करेगा सेंटर की साइड, और उसके ऊपर क्या करेगा वो फोर्स, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और इसका फोर्स हमेशा सेंटर की साइड होगा। बस इसमें ये डिफरेंस है। शेल थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि आगे मैं जब आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी ना, तो वहां पर हमें डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट रखे होंगे, तो वहां पर हमें देखना है कि इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है या इसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की साइड है या नहीं। तो इसलिए हमें कहते हैं आज हमने जो किया है वो किया है न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस किया है। फिर उसके बाद हमने किया है न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी यूनिट्स डायमेंशन ग्रेविटेशन फोर्स की। फिर उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज की हैं, फैक्टर फॉर्म किया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया है। नेक्स्ट जो वीडियो है, आई होप सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।